कल आपने देखा था कि जैसे ही उसने आके अपनी माँ को गले लगाया, अब बीड़ा जी तो बिस्तर पर लेटी थी, तो खाना नाश्ते से लेकर घर के सारे काम नेहा कोई संभाल रही थी और साथ में बीड़ा जी के पैरों की मालिश करना नहीं भूलती। राहुल और महन जी के भी वक्त चाय नाश्ते का ख्याल रखती, इसलिए राहुल ने स्नेहा को अच्छी तरह से बात करता था। राहुल को घर आए 3 दिन हो गए थे और अब बीड़ा दर्द से कम हो गया था, पर वो चाहती थी कि राहुल दोनों नजदीक आ जाएं, इसलिए उन्होंने घर का काम नेहा पर ही छोड़ दिया था। उधर राहुल इन सब बातों में बेखबर सा सोच रहा था कि आजकल मम्मी का मूड अच्छा है, इसलिए किसी दिन सोनिया को घर लेकर आएगा, पर पहले वह अपने पापा को सोनिया से मिलवाना चाहता था। आज रविवार था, इसलिए उसके पापा भी घर में थे। राहुल अपने पापा के साथ अनाथ आश्रम आया था सोनिया से मिलवाने के लिए। हर रविवार सोनिया अनाथ आश्रम जरूर जाती थी। वहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ खेल भी खिलाती थी, सबके लिए चॉकलेट्स और छोटे छोटे गिफ्ट लेकर जाती थी। राहुल के पिता सोनिया से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सोचा कि इतनी प्यारी बच्ची को अपने घर जरूर लेकर आएंगे। घर वापस आते समय उन्होंने बेटे को आश्वासन दिया कि तुम परेशान मत होना, तुम्हारी माँ को मैं समझाऊंगा। उसने कहने पर ही राहुल सोनिया को अपने घर बुलाने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि उससे मिलने के बाद बीड़ा राहुल और सोनिया की शादी के लिए जरूर मान जाएगी। दोनों खुशी खुशी घर आए और उसी रात महन जी ने फिर से पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर वह सुनने को हत्थे से उखड़ गई। आप मेरी खुशी में कभी खुश मत होना। नेहा कितनी अच्छी लड़की है, देखा नहीं मुझे चोट लग गई तो मेरा कितना ख्याल रखा है। उसने घर भी संभाल लिया और मेरी भी सेवा की है। बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की मिली है, पर आप बेटा तो कद्र ही नहीं करते। उस सोनिया को लेकर आना चाहते हो जो बचपन से ही नाज नखरे करती पली बड़ी है, ताकि मैं जिंदगी भर सबकी सेवा करते करते मरती रहूं। बीणा जी बोलते बोलते रुहासी हो गई। राहुल किचन अपने लिए पानी ले आया और उसने माँ को बोलते हुए सुना तो वह बहुत दुख हुआ। दूसरी सुबह बगैर बताए ही वह दिल्ली के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठने के बाद उसने अपने पापा को मैसेज कर दिया, पापा अभी मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, ट्रेन में हूँ। और महन जी भी समझ गए थे कि राहुल ने बीड़ा जी की बात सुन ली है और फिलहाल इन सब बातों को दूर रहना चाहता है। उन्होंने भी सोचा कि अच्छा है, जब नेहा और उसकी माँ कुछ दिन चले जाएं तो राहुल को बुला लेंगे। आखिर जब रात राहुल यहाँ नहीं तो फिर शादी की बात आगे बढ़ी। बीड़ा जी को इस बात की खबर अपने पति के बताने पर हुई। बेटे के चले जाने के बाद वह बहुत दुखी हो गई और हमेशा उदास रहने लगी। न उन्हें खाने का होश था और न ही खुद का ध्यान रख रही थी। 2 दिन से स्नेहा भी घर संभाल रही थी और बीणा जी को भी मनोहार करके खाना खिलाती थी। राहुल को गए आज तीसरा दिन था। दोपहर में बीणा जी ने कुछ नहीं खाया, तो हालांकि नेहा खाना लेकर आई थी, पर उन्होंने बाद में खाऊंगी, अभी भूख नहीं है कहकर उसे लौटा दिया। लगभग 5 बजे उसकी नींद खुली तो उन्हें भूख लगी थी। पहले उन्होंने सोचा कि नेहा को आवाज दे घर, फिर सोचा कि बेचारी बच्ची कितना परेशान होगी, मैं खुद जाकर ले लेती हूँ। ऐसा सोचती हुई वह किचन में आई और अपने लिए खाना निकालने लगी कि छत पर बात करने की आवाज आई। उन्होंने सोचा कि मैं छत पर चलती हूँ, कितने दिन हो गए हैं छत पर नहीं गई, वह जाकर खाना खा लूंगी। पर बीरा जी अभी सीढ़ियों पर ही थी कि उन्हें नेहा की आवाज सुनाई दी। वो रुक कर सुनने लगी। वो बड़े बुरे तरीके से बोल रही थी, तुम्हारी बात मानकर पूरे दिन काम करना पड़ता है मुझे, और कितने दिन इस बुढ़िया से तूने तो कहा था कि अब बुढ़िया मुझसे खुश हो गई है, अपने बेटे के लिए पसंद कर लेगी, पर उसका बेटा तो भगोड़ा निकला। अरे बीरा ने तो तुझे कब का अपनी बहू मान लिया है, अब उसका बेटा बगैर बोले चला गया तो मैं क्या करूं? कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं। और तू जरा सा खबर रख, यहाँ इतने आराम से रह, शान से घूमते खाते, तू बस कुछ दिन सेवा कर बीरा की। उसे बचपन से ही जानती हूँ, बड़ी सीधी सादी है, ईद पर आती है तो अपनी बात मनवा कर रहती है, तेरी सेवा से खुश है ना, देखना अपने बेटों को शादी के लिए मना कर रहेगी। तब तक तू जरा सा शांत और थोड़ा सा धीरे बोल, वह तो अच्छा है। वह जरा सो रही है, कहीं तेरी बात न सुन ले। सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। फिर दोनों के संवेद स्वर से हंसने की आवाज आई और दोनों धीरे धीरे बात करने लगी। बीड़ा जितने देर से खुद को संभालते हुए खड़ी थी, पर अब उसने खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके कदमों के नीचे जमीन निकल गई है, वह चक्कर खाकर गिर जाएंगी। पर उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से नीचे उतर आई। स्नेहा और उसकी माँ की बातों से उसका पेट भर चुका था।
फिर उन्होंने जैसे तैसे पानी पीकर खाना खाया। अब वो खुद को कमज़ोर नहीं रखना चाहती थी। खाना खाने के दौरान ही उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है और अब उनका मन शांत लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो अपने कमरे में बैठकर अपने पति को फ़ोन मिला रही थी। बीड़ा जी ने अपने पति को फ़ोन किया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। अब शाम हो गई थी। उन्होंने लेटे-लेटे ही घड़ी पर नज़र डाली। घड़ी 5 बज रहा था। पहले उन्होंने सोचा कि उठकर किचन चली जाऊं और फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नेहा उसकी माँ को थोड़ा और नाटक करने का मौका देती हूँ, फिर वो दोनों बैठकर खाएं। इससे अच्छा होगा कि उनसे घर का काम करवाया जाए। ये सोचकर उन्होंने होठों पर मुस्कान आ गई। तभी नेहा की माँ सुधा उनके कमरे में प्रवेश किया। बीड़ा जी को मुस्कुराते हुए देखकर नेहा की माँ ने पूछा, बड़ी खुश लग रही हो बीड़ा, राहुल से बात हुई क्या फोन पर? बीड़ा जी ने थोड़ा अनमने मन से अपनी सहेली के चेहरे को देखा और कहा, हाँ यार, बात हो गई है, जल्दी ही घर आने वाला है मेरा बच्चा, अभी उसकी शादी करवा दूंगी, जल्दी से घर आ जाए, फिर वो बगैर बताए ही कहीं नहीं जाएगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही यार, एक बार शादी हो गई तो बताए बिना कहीं नहीं जाएगा, फिर चाहे तुम्हें बताकर जाए या अपनी पत्नी को। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा तो सुधा नॉर्मली ही मुस्कुराई थी। अब बीड़ा जी को अपनी सहेली की मुस्कुराहट जहर लग रही थी। फिर उन्होंने ही बात को बदलते हुए कहा, यार चाय की तलब हो रही है। अरे तो इसमें सोचना क्या है, अभी नेहा को बोलती हूँ, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगी। बोलकर वह नेहा को आवाज देते हुए किचन की ओर बढ़ गई तो बीड़ा ने अपने सिर को दो हाथ में थाम लिया। उनसे अपनी सहेली का पल पल बदलना रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुधा किचन में बेटी को चाय बनाने के लिए कहने के बाद टीवी खोलकर बैठ चुकी थी। बीड़ा जी ने एक नजर उधर देखा। सोफे पर आराम से लेटने की अवस्था में बैठी सुधा को देखकर कोई भी ये सही समझेगा कि ये घर उसी का होगा। मेहमान वाला कोई लक्षण नहीं दिखता था उसके स्वभाव में। अपनी पसंद का खाना बनाकर खाना, बेफिक्री से घर की चीजें इस्तेमाल करना। पति की बात याद आ रही थी कि बीड़ा जी को उन्होंने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, पर अब बीड़ा की जी आंखें पर दोस्तों का पर्दा पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों पर भी भरोसा तो करना ही चाहिए। आंख होते ही हैं, आंखों को बंद रखना कोई समझदारी की बात नहीं होती। अभी वह अपनी सोच में ही गुम थी कि नेहा चाय लेकर आ गई। उसने चाय के साथ गोभी के पकौड़े बनाए थे। नेहा ने ट्रे बीड़ा जी के आगे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। बीड़ा जी ने मन में उसके लिए इतना गुस्सा भरा था कि वो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी और वह पूछ रही थी कि क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बीड़ा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी दरवाजे की बेल बजी तो नेहा दरवाजा खोलने के लिए बढ़ने लगी कि बीड़ा जी ने उसे रोका। रुको, मैं खोलती हूँ। बीड़ा जी जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गई। उम्मीद के मुताबिक उनके पति ही आए थे। उन्होंने उनके हाथ पे बैग लिया, फिर साथ ही दोनों अंदर दाखिल हुए और फिर उन्होंने पत्नी को उतावलापन देखकर महन जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा कि कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। नेहा सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर आई थी। वह ट्रे रख कर खाने को हुई तो महन जी ने उसे आवाज दी, बेटा ये लो, कहकर उन्होंने एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। नेहा ने खुशी खुशी लिफाफा लिया और वही खोल दिया, पर खोलते ही उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। उसे ऐसे देखकर सुधा जी ने पूछा, क्या है लिफाफे में? नेहा ने सीधे उन्हें ही दे दिया और बोली, हमारे गांव वापस जाने के लिए बस का टिकट है। सुधा ने सहेली को असमंजस में देखा, जैसे कि उसे यकीन ना हो रहा हो। सुधा को अपनी ओर देखता पाकर बीड़ा जी ने बोल पड़ी, अरे यार, कब तक तू अपना घर छोड़कर मेरा ख्याल रखोगी? इसलिए मैंने तेरे जीजा जी से कहकर तेरे जाने का टिकट करवा दिया है। अब अपनी पैकिंग शुरू कर दो, सुबह 7 बजे की बस है। पर आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और तुम फिक्र मत करो, और मैं अपने सामान पैक करूं। नेहा की बात को बीच में ही काटकर बीड़ा जी ने कहा कि सुधा को समझ आ गया था कि जरूर बीड़ा को हमारे सब की बात सुन ली होगी, इसलिए ऐसे ही बिहेव कर रही थी और इसलिए वो चुपचाप वहां से कमरे से चली गई कि कम से कम बीड़ा मुंह पर तो नहीं कह रही है। पति ने नहीं रहने पर अपनी बेटी के पालन पोषण में बहुत मुश्किल सही है। सुधा ने इन मुश्किलों में उसे अक्ल सिखाने लालच और कमजोरी ही सिखाई दी, परंतु सहेली की नजरों में गिरने के बाद उसे पछतावा हो रहा था और इसलिए सुबह वक्त पर दोनों तैयार हो गए थे और गांव वापस जाने के लिए। बीड़ा जी के बात पर वो खुश हो गई। उन्होंने नेहा की बात सुनकर डर सा लगने लगा था
कि अगर उन्होंने समय रहते ही दोनों माँ बेटी की बातें नहीं सुनी होती तो क्या होता। बीरा जी को सोच में डूबा देख महन जी ने पत्नी को आवाज दी, तो क्या सोचा आपने, क्या मतलब है? बीरा जी चौंक गई। बेटे की पसंद को अपने आंगन की खुशी बनाने के बारे में क्या ख्याल है? महन जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी मैं राहुल की माँ हूँ, उसके भले के लिए ही मना कर रही हूँ। इतने बड़े बच्चे की बेटी है, सारे काम चुटकी बजाते पूरे हो जाते हैं। कैसे निभेगी पूरी जिंदगी? जब प्यार की खुमाटी टूटती है तो असल प्यार है परवाह ही काम आती है। तब ये तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सोनिया अच्छी लड़की है, मिला हूँ मैं उससे। हर रविवार अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ बिताती है, सबकी केयर करती है। बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, मानो मेरी तो तुम भी बिना बताए उससे मिलने चली जाओ, तुम्हें यकीन हो जाएगा। और एक बात बोल, बच्चे बालिग है, अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चे तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। तुम भी जानती हो कि इश्क लोग पागल हो जाते हैं, पर बहुत कम होता है कि इश्क परवाह करता है। हमारे बच्चे हमारे साथ अपनी खुशी चाहते हैं, हमसे अलग नहीं, इसलिए हमें भी उनकी उम्मीद पूरी करनी चाहिए। और यकीन करो, जब हम उन्हें खुशी से अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियाँ खिल जाएगी। महन जी बोल ही रहे थे कि बीड़ा जी ने अपना मोबाइल उठाया और नंबर लगाने लगी। किसे लगा रही हो? बेटे को खबर देना है। मतलब हाँ बाबा, मैं मान गई हूँ, बीड़ा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और बेटे के फोन उठाने का इंतजार करने। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो।